नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12 जीव विज्ञान, जिसमें पहला पाठ है जीवों में जनन। हमने इसके पहले 2 भाग पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त किया। आज हम उसी क्रम में तीसरा भाग पढ़ेंगे और आज की हेडिंग सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग है। यह वीडियो खासकर इस बात को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि जिनके पास उचित संसाधन एवं पाठ्यक्रम या पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी पढ़ाई कर सकें और अपने सपने को पूरे कर सकें। तो आइए हम उसी क्रम में तीसरा भाग आरंभ करते हैं और आज की जो हेडिंग है वह है बंगाल का आतंक। बंगाल 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 का आतंक। बंगाल का आतंक, ये आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं बंगाल का आतंक क्या है। बंगाल का आतंक अथवा जलाशय की महाविपत्ति। जलाशय की महाविपत्ति विपत्ति जलाशय की महाविपत्ति। तो एक बात ध्यान देना, बंगाल का आतंक अथवा जलाशय की महाविपत्ति, ये 2 नाम से पेपर में आपके पूछे जाते हैं। आइए हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने जलकुंभी का नाम सुना होगा। जो तालाब में, झील में या अन्य प्रकार के जलाशयों में खिलते हैं या पाए जाते हैं। और यह अपने भारत में पहले नहीं था। इसे बाहर से लाया गया। जब बाहर इसे देखा गया तो इसके सुंदर पुष्प, आकर्षक पत्ती दिखाई दिया, जिससे लोग इसकी ओर आकर्षित हुए। जब इसकी ओर आकर्षित हुए और इसकी सुंदरता पर मोहित हुए, इसके पुष्प लाल रंग के या बैंगनी रंग के, सफ़ेद रंग के होते थे, जिनके कारण लोग इन्हें पहली बार भारत में लाए। जब भारत में लाए तो यह पौधा जैसे ही भारत में आया वैसे ही अपना आतंक रूप या महाप्रकोप के रूप में अपना प्रभाव दिखाया। अर्थात ये पौधा जैसे ही आया और जलाशयों में लगाया गया, कुछ दिन बाद इसने अपनी संख्या को इतनी तेज़ी से बढ़ाया कि ये एक महाविपत्ति के रूप में सामने आ गया। और ये पौधा कौन है? यही है आपका जलकुंभी। और इसमें खास बात ये होती है कि ये जो पौधा है आपका, ये लगातार बढ़ता है और बाद में जब इसे तोड़ा जाने लगा तब इसके प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाता और जिसके परिणाम स्वरूप इसकी संख्या में लगातार वृद्धि हो जाती। अब इसकी वृद्धि से खतरा कौन कौन से होता है, आइए हम उसे समझ लेते हैं। पहली समस्या तो ये होती है कि ये ऐसा खरपतवार है, मतलब अनचाहा पौधा, बिना काम का पौधा है, जो लगातार बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। अब देखिए यहाँ पे बात ये है, जब मान लेते हैं जलाशय में ये पौधा मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि कर रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं ये जलकुंभी का पौधा है और ये लगातार वृद्धि कर रहा है। जल के अंदर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जल के अंदर क्या मिलेंगे? ये जीव मिलेंगे। और ये क्या है आपका? ये जलकुंभी मान लेते हैं, जलकुंभी ये मान लेते हैं, ये है आपका। अब देखिए और ये क्या है? जलाशय है। अब देखिए इस जलाशय में कई जीव भी मिलेंगे आपको और जलकुंभी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी भी हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, जब बारिश होती है, बारिश का पानी बरसता है, तो क्या होता है, इस खरपतवार की या इस जलकुंभी की इतनी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है कि ये जलकुंभी बाहर के या जो बारिश का पानी होता है, उस बारिश के पानी को तालाब के अंदर अथवा जलाशय के अंदर नहीं आने देता है। उस बारिश के पानी को, ये जो पानी मान लीजिए आ रहा है, इस पानी को ये जलकुंभी इस तालाब के अंदर नहीं आने देता है। इतना सघन हो जाता है, इसलिए ये पानी यहाँ से बाहर जाता है और बाहर ये पानी चला जाता है और ये बाढ़ के रूप में सामने खतरा के रूप में आता है या खतरा बन जाता है। बाढ़ के रूप में ये पानी खतरा बन जाता है। दूसरी खास बात यहाँ पे है कि इस तालाब में मान लेते हैं ये जीव है,
ये जीव है। अब ये जीव क्या करेंगे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इन जीवों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमको वातावरण से ही मिलती है, वातावरण से ऑक्सीजन को मिलेगी। लेकिन ये जलकुंभी पौधा इतनी अधिक पढ़वार कर लेता है, इतना अधिक अपना प्रकोप रूप ले लेता है कि वातावरण की ऑक्सीजन का जो जल के ऑक्सीजन से संबंध होता है या जल में आने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता बाधित हो जाता है। अतः वातावरण की ऑक्सीजन जल के अंदर जलीय जीवों को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जलीय जीव मरने लगते हैं, ये जलीय जीव मरने लगते हैं। और अब आप कहेंगे ये पौधा कैसे जीवित रहता है, तो देखिए जलकुंभी जो पौधा है उसको तो ऑक्सीजन बाहर से मिलती है, ध्यान से देखो, उसको ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से मिलती है, इसलिए पौधा जीवित रहता है, जबकि उसके अंदर के जीव को नहीं ऑक्सीजन मिल पाती है, इसलिए ये मरने लगते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, और उसके बाद जब यहाँ पे जीव मरेंगे, ये आपका जलकुंभी का पौधा भी नष्ट होगा, कुछ दिन बाद खराब होगा, तो ये क्या होगा, तली में, मतलब जलाशय की तली में आकर के इकट्ठा होने लगेगा, जलाशय की तली में आके इकट्ठा होने लगेगा। और जब इकट्ठा होगा तो ये जलाशय क्या होगा, उथला होता जाएगा, ये जलाशय आपका उथला होता चला जाएगा। जब जलाशय उथला होगा तो जो पानी होगा, जो बारिश का पानी होता है, पानी बरसेगा, बारिश होगी, लेकिन ये तालाब उतना या जलाशय उतना पानी ग्रहण नहीं कर पाएगा, और जब ग्रहण नहीं कर पाएगा तो पानी बाढ़ के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण महानगरों में या जो भी बड़े बड़े जलाशय हैं उसके आसपास बाढ़ की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है जलकुंभी को, जो ये आपका जलकुंभी है, इसे ही कहा गया है बंगाल का आतंक अथवा जलाशय की महाविपत्ति। तो एक बार फिर से देखिए, जो जलकुंभी है उसमें समस्या क्या होती है कि वह वातावरणीय ऑक्सीजन का संबंध काट देता है, जिसके अंदर जलाशय में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। दूसरी खास बात है कि ये इतनी अधिक अपनी वृद्धि कर लेता है कि समस्या हो जाती है, यहाँ पर जो जीव रहते हैं अथवा जो पानी बारिश से बरसता है वो पानी जलाशय से बाहर जाने लगता है। और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे नाव चलाई जाती है तो नाव चलाने के लिए जो पाल होती है जिससे नाव को आगे बढ़ाया जाता है उसको भी बाधित करता है ये जलकुंभी। इसीलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक या जलाशय की महाविपत्ति कहते हैं। तो हमने इस बात को समझा, हमने इस जलकुंभी की बहुत सारी समस्याओं को सुना और समझा। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर इस जलकुंभी को हम तोड़कर हटा दें या झील से हम बाहर कर दें। एक बात ध्यान देना, जब हम जलकुंभी को तोड़ते हैं तो प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए जलकुंभी का निर्माण हो जाता है। ध्यान से सुनिए, जब हम जलकुंभी को तोड़ते हैं या किसी भी माध्यम से तोड़ते हैं तो प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए जलकुंभी के पौधे बन जाते हैं, क्योंकि यह पौधा क्या करता है, वर्धी प्रजनन करता है, यह पौधा वर्धी प्रजनन करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि उसके प्रजनन अंग कहाँ से निकलते हैं। तो उसके प्रजनन अंग जो जलकुंभी होती है उसमें देखें तो कुछ कलिकाएँ आपको दिखाई देती हैं, उसमें कुछ कलिकाएँ दिखाई देती हैं, और कलिकाओं पर क्या होता है, कलिकाएँ ऐसी भाग होती हैं जहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है। कलिकाएँ प्रायः नोड पर होती हैं। कलिकाएँ कहाँ होती हैं, कलिकाएँ प्रायः नोड पर होती हैं, नोड। अब आप कहोगे नोड क्या है, तो नोड का मतलब वो है होता है कि जहाँ से पत्ती, मतलब पौधे का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है उसे हम नोड कहते हैं। आप कहोगे, यदि आपसे कोई कहेगा नोड क्या है, तो नोड पौधे का वह भाग होता है जहाँ से पत्ती निकलती है, पत्ती निकलती है। अब प्रश्न आता है कि ये तो हमने नोड समझ लिया, लेकिन ध्यान देना, दो नोड के बीच का स्थान, दो नोड के बीच का स्थान इंटर नोड कहलाएगा। ध्यान देना, क्या कहलाएगा, इंटर नोड कहलाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, फिर से सुन लीजिए, जहाँ नोड पौधे का वह भाग होता है जहाँ से पत्ती निकलती है, और दो नोड के बीच का स्थान इंटर नोड कहलाता है। हमने इस बात को भी समझ लिया। अब हम आइए देखते हैं इसके आगे। तो हम कहेंगे कि जो ये जलकुंभी है इसे ही हमने अभी तक देखा बंगाल का आतंक या जलाशयों की महाविपत्ति कहते हैं। आज के समय में
किसान अच्छी प्रकार की प्रजाति को या अच्छी प्रकार की फसल को उत्पादन करने के लिए, फसल का उत्पादन करने के लिए कई प्रकार के प्रक्रम को अपना रहा है। तो एक बात ध्यान देना कि आज के समय में जो किसान हैं वो अच्छी प्रकार की फसलों को उत्पादन करने के लिए या फसलों को उत्पादित करने के लिए कई सारे प्रक्रम को अपना रहे हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें एक पौधे के, अब जैसे कोई पौधा है, अब एक पौधे के तने को काटेंगे और दूसरे पौधे के तने में फिट कर देंगे। एक पौधे के तने को काटते हैं और दूसरे पौधे के तने में फिट कर देते हैं। इससे आपका संकरित पौधे का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? संकरित पौधे का निर्माण होता है। और इसी प्रक्रम को हम कलम कहते हैं। इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। अब आप कहोगे कि कलम किस किस प्रकार के पौधों में किया जाता है? तो कलम का उपयोग प्रायः आम, अमरूद, सेब, अंगूर आदि के पौधों में करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जो कलम के द्वारा फसलें या पौधे उत्पन्न होते हैं, जो कलम के द्वारा फसलें या पौधे उत्पन्न होते हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में फलों व बीजों का विकास होता है। साथ ही साथ वे रोग प्रतिरोधक और उसमें काफ़ी अच्छाइयाँ भी होती हैं, काफ़ी गुण होते हैं। इसलिए लोगों ने आज के समय में इसका अंधाधुंध अर्थात अत्यधिक उपयोग करने लगे हैं। अब देखिए, ऐसा भी देखा गया है कि जब पौधे को अनुकूल परिस्थिति मिलती है, ऐसा भी देखा गया है कि जब पौधे को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तब वह अलैंगिक जनन करता है। ऐसा देखा गया है कि जब पौधे को एक विशेष या अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो क्या करता है? अनुकूल परिस्थिति पर वो अलैंगिक जनन करता है। लेकिन जैसे ही उसे प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है वह लैंगिक जनन करने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान से देखें, यहाँ पे सभी पौधों में यह नियम लागू नहीं है। कुछ ही पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं और उनमें खास बात होती है कि जब समय अनुकूल होगा तब वो क्या करेंगे? तब अलैंगिक जनन करेंगे। और जब समय उल्टा या प्रतिकूल हो जाएगा तब वे लैंगिक जनन करने लगते हैं। उनकी खास विशेषता होती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन अपनी राह खुद ढूंढ लेता है। किस वातावरण में, किस परिस्थिति में पौधे को किस प्रकार का जनन करना है वह उसके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन सब पौधे या सब जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस बात को देखा। और उसके बाद हम कहेंगे कि जंतु सर्वाधिक विकसित प्राणी होते हैं। जो जंतु होते हैं वे सर्वाधिक विकसित प्राणी होते हैं। और यह भी देखा गया है कि जैव विकास में लैंगिक जनन को अधिक बढ़ावा मिला है। कल हमने इस बात की आपसे चर्चा किया था कि सबसे पहले अलैंगिक जनन आया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाद में आया लैंगिक जनन। कौन आया? लैंगिक जनन आया। लेकिन लैंगिक जनन को प्रकृति में अधिक बढ़ावा मिल रही है अलैंगिक जनन की तुलना में। इसका कारण ये है कि ये हर प्रकार की बाधाओं को सहन कर सकता है। और ये इसमें कारण और भी है क्या? कि ये विविधता को दर्शाता है। जो आपका लैंगिक जनन है वह वेरिएशन, विविधता को दर्शाता है, जिसके कारण नई नई प्रजातियों का विकास होता है। इसीलिए इसको मतलब जो लैंगिक जनन है उसे अधिक बढ़ावा मिला है। हमने इस बात को समझा। अब यहाँ पर यह समस्या है कि कुछ किताब में लिखा गया है कि जो अलैंगिक जनन है उसमें कभी कभी गैमेट भी बनता है। उसमें क्या लिखा है? कुछ किताब में लिखा गया है कि जो अलैंगिक जनन है उसमें कभी कभी गैमेट बनता है। और कल हमने जो पढ़ा था उसमें कहा था कि अलैंगिक जनन में गैमेट का निर्माण नहीं होता है। आइए हम इनकी भी बात को समझ लेते हैं कि ये आखिरकार क्या कहना चाहते हैं। तो इनका मतलब ये है कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक
जनन है, अलैंगिक जनन है, उसमें गैमेट बनता है, उसमें गैमेट बनता है, गैमेट बनता है। देखिए, ये संभव है कि अलैंगिक जनन में गैमेट बनता है, लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। तो एक बार फिर सुन लो, अलैंगिक जनन में गैमेट नहीं बनता है, या कभी कभी गैमेट यदि बनता है तो गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। ये अलैंगिक जनन की खास विशेषता होती है। अगर यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन हुआ, यदि यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन हुआ तो क्या होगा, वो आपका लैंगिक जनन कहलाएगा। यदि गैमेट फ्यूज हुआ तो वह लैंगिक जनन कहलाएगा। तो एक बार फिर ध्यान से सुन लो एक बात कि अलैंगिक जनन में गैमेट नहीं बनता, लेकिन कभी कभी यदि गैमेट बनता भी है तो वह फ्यूज नहीं होता है। अगर गैमेट फ्यूज हुआ तो वह लैंगिक जनन हो जाएगा। यहाँ पे ये बात आपको समझनी थी, तो हमने इसको भी देख लिया। अब आइए हम आगे देखते हैं। अतः जब लैंगिक जनन में कोई भी जीव अपना भाग लेता है या स्वयं पार्टिसिपेट करता है तो वह गैमेट का निर्माण नहीं करता। और गैमेट का निर्माण किसी कारण से हो भी जाता है, यदि गैमेट का निर्माण किसी कारण से हो भी जाता है तो वह फ्यूज नहीं हो पाता है। और यह गैमेट जब निर्माण होगा तो वह गैमेट सीधे ही बच्चे को उत्पन्न कर देगा। आइए हम इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं कि अलैंगिक जनन हुआ। क्या हुआ? अलैंगिक जनन हुआ, और उससे क्या बना? अलैंगिक जनन से बना गैमेट बना। अब ये गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा कि मेल गैमेट आए और फीमेल गैमेट आए तब इसका फ्यूजन हो, ऐसा नहीं होगा। ये गैमेट ही क्या करेगा? जीव को उत्पन्न कर देगा। तो देखिए, अलैंगिक जनन में गैमेट बनता है, अगर बनता है तो गैमेट ही जीव को प्रोड्यूस कर देगा, उत्पन्न कर देगा। ये अलैंगिक जनन की विशेषता है, और इस प्रक्रिया को हम पार्थेनोजेनेसिस क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस अथवा अनिषेक जनन कहते हैं। तो एक बार ध्यान देना, एक बात फिर से यहाँ पर, अलैंगिक जनन में अगर गैमेट बनता भी है तो गैमेट फ्यूज नहीं होगा। ध्यान देना, गैमेट फ्यूज नहीं होगा, गैमेट से सीधे जीव का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को पार्थेजेनोसिस कहते हैं अथवा अनिषेक जनन कहते हैं। इसका उदाहरण है मधुमक्खी और छिपकली या अन्य प्रकार के जीव अनिषेक जनन को प्रदर्शित करते हैं। तो हमने इस बात को देखा। आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं कि अनिषेक जनन क्या है। तो अनिषेक जनन ऐसा जनन है जिसमें अनिषेचित अंडे, अनिषेक जनन ऐसा जनन है जिसमें अनिषेचित अंडे, मतलब निषेचन नहीं हुआ होगा, अनिषेचित अंडे सीधे ही जीव को उत्पन्न कर देते हैं, सीधे ही जीव का विकास कर देते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? उससे ही हम कहते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। और बाइनरी फ्यूजन, कुछ और भी प्रक्रम है, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया आपका, मतलब द्विखंडन, तो सीधे ही आपका द्विखंडित, मतलब कई भागों में बढ़ जाते हैं या द्विखंडित हो जाते हैं। जैसे देखिए आप, इसमें एक भाग और है, तो बाइनरी फ्यूजन है या द्विखंडन है, खंडन। अब देखिए, इसमें कोई जीव है, ये मान लेते हैं, कुछ समय बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, तो ऐसा भी संभव है। अगला, और इसका उदाहरण जो है वो है प्लेनेरिया। इसका उदाहरण है आपका प्लेनेरिया। ये हमने इसको देख लिया। फिर हम कहेंगे, यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लिया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आइए हम समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण टर्म या सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी कि लैंगिक और
अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर आगे आपको समस्या हो जाती है। आइए हम देखते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो यहाँ पे देखेंगे हम लैंगिक, पहले देखेंगे अलैंगिक, अलैंगिक जनन, और दूसरा हम देखेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इसके बारे में हम समझते हैं। तो आइए हम पॉइंट वाइज से समझते हैं। पहला हम समझेंगे कि इस प्रकार के जनन में अथवा अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, केवल एक जीव भाग लेता है, केवल एक जीव भाग लेता है। तो क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। और इसमें दो जीव मतलब विपरीत लिंग वाले दो जीव भाग लेते हैं। तो आप कहोगे अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो जीव विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। दूसरा अंतर देखिए, दूसरे में हम कहेंगे इसमें उत्पन्न हुए मतलब अलैंगिक प्रजनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा उसे हम क्लोन कहेंगे। और क्लोन एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। क्लोन का मतलब एक ग्रुप या समूह है, और इसके प्रत्येक सदस्य को, इसके क्लोन के, ध्यान देना, क्लोन के प्रत्येक सदस्य को रैमेट कहेंगे। क्या कहेंगे, रैमेट कहेंगे। तो क्लोन के प्रत्येक सदस्य को रैमेट कहेंगे। एक बार फिर सुनिए, अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा उसे क्लोन कहेंगे। क्लोन एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, और क्लोन के प्रत्येक मेंबर को, सदस्य को रैमेट कहेंगे। इस बात को हमने समझा। और लैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। इस बात को भी हमने देखा। अब हम देखेंगे तीसरी बात कि तीसरी बात यहाँ पे कौन सी आती है। जो तीसरी बात है वह यहाँ पे है कि इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता, इसमें गैमेट नहीं बनता, गैमेट नहीं बनता। और एक बात ध्यान देना, अगर कभी कभी बनता भी है तो वह फ्यूज नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अलैंगिक जनन में गैमेट नहीं बनता। अगर कभी कभी गैमेट बनता भी है तो उसका फ्यूजन नहीं होता है। और इसमें देखिए, इसमें तीसरा आप कहोगे कि इसमें गैमेट बनता है, और इसमें भली भात मतलब अच्छी तरह से क्या होगा, फ्यूजन होगा इसका। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट जो है वो है कि यह अधिक संतान उत्पन्न कर सकती है, उत्पन्न करती है। और इसमें कह देंगे यह कम संतान उत्पन्न करती है। तो ये इसके प्रमुख अंतर हैं। अभी इसके और अंतर हैं जो हम देख रहे हैं। अब अगला है इसमें कि यह तीव्र गति से, पांचवा है, यह तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया मतलब जो ये आपका अलैंगिक जनन है वह तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। और यह सुविधाजनक प्रक्रिया है। तो आप कहोगे जो अलैंगिक जनन है यह तीव्र गति से होने वाली सुविधाजनक प्रक्रिया है। जबकि इसमें क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे लैंगिक जनन जो होता है अथवा यह धीमी गति से होने वाली
होने वाली जटिल जटिल प्रक्रिया है। तो हमने इस बात को भी देखा। आइए हम इसके और अंतर देखते हैं। अगला जो लक्षण है आइए हम उसे भी देखते हैं। तो हम कहेंगे जो आपका अलैंगिक जनन है, अलैंगिक, और यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं लैंगिक जनन। देखिए इसमें हम कहेंगे अगला पॉइंट जो छठवां पॉइंट होगा वह हमारा पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, इसमें उत्पन्न संतान अपने पेरेंट के, अपने पैतृक के समान होगी, अथवा हम ये बात कह सकते हैं कि अपने पेरेंट के फोटोकॉपी होगी या कार्बन कॉपी होगी। तो एक बात ध्यान देना, अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने पेरेंट के समान होती है, अर्थात कार्बन कॉपी होती है या फोटोकॉपी होती है। जबकि ये जो आपका लैंगिक जनन है इसमें संतान अपने पेरेंट के या पैतृक के समान नहीं होती। मतलब इसमें क्या है, जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने पेरेंट से विभिन्नता दिखाती है, अर्थात पेरेंट के समान नहीं होती। इस बात को देखा। आइए हम इसके और भी अंतर को देखते हैं। और अंतर जो है कि इसमें होगी, अगला जो है इसमें होगी आपकी जो विभाजन प्रक्रिया होगी वह माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी। इसमें माइटोसिस विभाजन प्रक्रिया होगी। और इसमें क्या होगा? इसमें मियोसिस विभाजन प्रक्रिया होगी। अगला देखते हैं, सॉरी यहाँ पे होगा सातवां। आठवां हम देखते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? एपोमेक्सिस कहेंगे। इसे हम एपोमेक्सिस कहेंगे। एपोमेक्सिस कहेंगे। फिर इसे हम एपोमेक्सिस और इसे हम एम्फीमेक्सिस कहते हैं। तो ध्यान देना, अलैंगिक जनन का दूसरा नाम एपोमिक्सिस है और इसका नाम एम्फोमिक्सिस है। इस बात को भी हमने देखा है। लास्ट में है यह अनुकूलतम परिस्थिति में होती है और यह प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। तो हमने देखा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। हमने इससे बहुत सारे लक्षण को देखा, अंतर को देखा। जैसे इसमें देखिए कि यह अनुकूलतम परिस्थिति में होगी, यह प्रतिकूल परिस्थिति में होगी। इसका नाम है एपोमिक्सिस, इसका नाम है एम्फीमिक्सिस। फिर इसमें माइटोसिस होती है, इसमें मियोसिस होती है। फिर इसमें उत्पन्न संतान अपने पेरेंट के समान होते हैं, कार्बन कॉपी होते हैं, और इसमें उत्पन्न संतान अपने पेरेंट के समान नहीं होते हैं। ये बात को हमने देखा। एक बार प्रश्न पूछा गया है, सोमैटिक जनन क्या है? इस पर टिप्पणी लिखिए, अथवा सोमैटिक जनन क्या है परिभाषित कीजिए। तो आइए हम इसको 2 मिनट लगे समझते हैं। अभी तक हमने देखा जो ब्रायोफिल्म होता है, जो ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है उसमें पत्ती के किनारे कई पत्ती की तरह रचनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं, जिसे बड कहते हैं। और इसके द्वारा ही पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है। मान लेते हैं ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है, इसके यहाँ पे किनारे पर पत्ती की तरह आपको रचनाएं मिलती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बड। बाद में ये पत्ती पुरानी वाली पत्ती से अलग हो जाती है और इससे क्या होता है? नए ब्रायोफिल्म बनते हैं, नए पौधे बनते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रम को हम कहते हैं सोमैटिक जनन या सोमैटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो ये पत्तियां हैं वही पूरे पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो हमने इस बात को देखा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। इसके आगे की कहानी हम इसके अगले वाले भाग में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।